जो उस लड़की को देखता तो एक बार देखता ही रह जाता था और सोचता कि काश यह लड़की मुझे मिल जाए, दोस्ती हो जाए और इस लड़की के साथ मेरे एक बार संबंध बन जाए। लेकिन गीता की वह जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा चंचल। उसके शौक मोटरसाइकिल चलाना, ट्रैक्टर चलाना और लड़कों से दोस्ती करना। उसका जो शौक था वो अजीबो-गरीब था। वह बेहद खूबसूरत होने के साथ-साथ में बहुत ही चंचल स्वभाव की भी थी। एक दिन ऐसे फिसलती है कि न जाने उसको भी याद नहीं होगा कि कितने लड़कों से, कितने मर्दों के साथ उसने दोस्ती की, कितने लड़के और कितने मर्द उसके ऊपर से उस जो है गुजर जाते हैं, उसको शायद याद भी नहीं होगा। शादी होती है तो फिर शादी होने के बाद भी उसके पति के अलावा न जाने कितने मर्दों के साथ उसके बाद उसने अपना संबंध बनाया होगा और जो है उसके ऊपर से कितने लड़के और कितने मर्द गुजरे होंगे उसको याद भी नहीं होगा। जो इसका हरकत होता है बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही रोमांचक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा डेली वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह सच्ची घटना जिला बरेली की है। गीता पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला बरेली थाने के गंगाराम की दूसरे नंबर की बेटी थी। गांव के संपन्न किसानों में ये गिने जाते थे। जो नाम है यहाँ पे बिल्कुल काल्पनिक है, सच्ची नाम बदल दी गई है। उनकी 3 शादियां हुई थी। पहली पत्नी जो है गंगाराम की बीमारी से मौत हो गई तो उन्होंने सुधा से शादी की थी। घर की कलह की वजह से उसने भी अपना जो है सुसाइड कर लिया। अब तीसरी शादी की रेशमा के साथ और तीसरी शादी रेशमा के साथ होने के बाद उनके आज 4 बेटियां और 2 बेटे हुए। ललित की उन्होंने पहली शादी कर दी थी और गीता ज्योति दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की बेटी थी। मनोज और चेतन छोटे बेटे। गीता जितनी चंचल थी उतनी ही ज़्यादा हसीन थी। जैसे ही गीता ने जवानी की पहली बार कदम रखा अब जो है वो अपना उसमें बदलाव आना शुरू हुआ। वो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर भी हो गई थी। गीता को देखते ही जो भी देखता था रह जाता था। इस उम्र में अक्सर बच्चे भटक जाते हैं अगर माँ-बाप उनके ऊपर ध्यान न दें, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो। 16 या 17 साल की ऐसी उम्र होती है, फिर बच्चे भटक जाना तय है बच्चों का। जितनी चंचल थी, खूबसूरत थी, 16 से 17 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चलाना उसकी जो है हॉबी थी। ट्रैक्टर चलाया करती थी क्योंकि घर की ज़मीन के लिए गंगाराम ने एक ट्रैक्टर लिया हुआ था। घर में काफ़ी ज़मीन जायदाद थे, इसीलिए उसको ट्रैक्टर चलाने का भी शौक था। ऊपर से सबसे बड़ा शौक था वह लड़कों के साथ रहना, जीन्स पैंट पहनना, शर्ट पहनना, लड़कों की तरह बाल कटवाना, यह उसके शौक में शुमार था। यह सारे उसके शौक थे और लड़कों से जब दोस्ती करती थी तो लड़के ही उसके आगे पीछे घूमते रहते थे और उसके उंगलियों के इशारे पे नाचते रहते थे क्योंकि गीता देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। लड़के भी उसके इशारे पे नाचते रहते हैं क्योंकि लड़कों को क्या चाहिए आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि लड़कों को एक लड़की से क्या चाहिए होता है और जो चाहिए होता है वह उनको मिल रहा था। और जब गीता की इस उम्र में लड़कों के साथ दोस्ती हुई और फिर वह दोस्ती संबंध में बदल गई, गीता को पता ही नहीं चला। तो फिर न जाने कितने लड़कों के साथ उसकी दोस्ती होती है और फिर न जाने कितने लड़कों के साथ कितने लड़के उसके ऊपर से गुजर कर चले जाते हैं। गांव से होते होते जब यह बात घर वालों तक यह खबर पहुंचती है तो गंगाराम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और गंगाराम अपनी बेटी को इतनी आज़ादी दे रखी थी कि वह अपनी मन मर्जी कहीं भी जा सकती थी और किसी से भी साथ में खेल सकती थी और मिल सकती थी। वह बेटी जो है इतनी जो है आज़ादी की अब गलत इस्तेमाल कर रही थी कि गंगाराम को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी बेटी के कदम गंदे हो चुके थे, वह गलत रास्ते पे जा रही थी और दोस्तों फिर उसने अपनी बेटी गीता के ऊपर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब गीता पाबंदियों में रहने वाली नहीं थी। वह किसी न किसी तरह से घर से बहाना बना कर के निकल जाती थी क्योंकि उसे जो है कच्ची उम्र में जो उसको शौक लग गया था, ऐसा शौक किसी की भी बहन बेटियों को भगवान ना दे। जब गंगाराम ने देखा कि बेटी सुधरने वाली नहीं है, तो फिर उसने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया और उसके लिए लड़के की जो है बात
छिड़ गई और जो है लड़के खोजने लगे और बहुत जल्द उसको बरेली के गांव में ही एक जो है लड़का मिल जाता है। और जब वह रामानंद के घर जाता है रिश्ता लेकर, तो रामानंद का परिवार भी गांव में संपन्न परिवार था, अच्छी खासी जमीन थी और उसके घर भी 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां। बेटियों की शादी कर दी गई थी और उसके बाद बड़ा बेटे का नाम मनोज था। मनोज के लिए रिश्ता गीता का पहुंचता है। गीता का और जब गीता के लिए बातचीत होती है तो फोटो वगैरह दिखाए जाते हैं, तो रामानंद को लड़की पसंद आ जाती है क्योंकि देखने में लड़की सुंदर थी और रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों तरफ से सारे रस्म रिवाजें पूरी हो जाती हैं और आखिरकार शादी का वो दिन आ भी जाता है, जबकि दोनों मनोज और गीता पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। और जब गीता मनोज के घर में पत्नी बनकर दाखिल हुई तो सुहाग के पहले ही रात में उसने मनोज को अपना ऐसा दीवाना बनाया कि मनोज की मानो तो मुराद ही पूरी हो चुकी थी गीता को अपनी पत्नी के रूप में देख करके, क्योंकि गीता बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि बाला की परी थी, बाला की खूबसूरती थी। और गीता भी बहुत खुश थी क्योंकि गीता को जैसा पति चाहिए था, हट्ठा कट्ठा, देखने में लंबा चौड़ा, देखने में खूबसूरत, पैसे वाला, वैसा ही मनोज था और सीधा साधा था, जो कि उसकी उंगलियों के सारे इशारे पे नाचता रहता। मनोज वैसा ही उसका पति मिल चुका था और इसीलिए ये गीता काफी खुश थी। और इसी तरह से समय गुजरता रहता है और समय गुजरते गुजरते 1 साल का पूरा दिन बीत जाता है। इसी बीच में गीता एक बेटे को जन्म देती है। जब गीता बेटे को जन्म देती है तो घर की जिम्मेदारियां अब और बढ़ जाती हैं। मनोज को अब अपनी जिम्मेदारियां का एहसास हुआ तो उसने गीता से कहा कि देखो गीता, अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है, अब हमारा खर्चा भी बड़ा हुआ है और माता पिता भी दबाव डाल रहे हैं काम करने के लिए, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि परदेश चला जाऊं कुछ काम धंधा करने के लिए। इस पर जो है गीता बोलती है कि ठीक है। गीता उसको रजामंदी दे देती है और मनोज अपनी पत्नी को अलविदा कह करके प्रदेश कमाने चला जाता है। लेकिन मनोज प्रदेश जाते वक्त यह सोचता है कि जिस तरह से मैं गीता और अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त करके प्रदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ, उसी तरह से गीता भी अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से और अपने बच्चों की ऐसी सुरक्षा करेगी कि मेरी जो अमानत है उसकी सुरक्षा गीता बखूबी निभाएगी और ये रिश्ता गीता बखूबी निभाएगी। इतना सोचने के बाद मनोज परदेश चला जाता है। यहाँ पे होता क्या है कि जो मनोज सोचता है वह उसकी सोच बिल्कुल गलत हो जाती है। गीता उसको बिल्कुल ही गलत साबित कर देती है। गीता को शादी से पहले ही मर्दों का चस्का लगा हुआ था। गीता हर चीज में पारंगत थी। शादी के बाद जब तक मनोज उसके पास रहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मनोज प्रदेश गया रातों को उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मर्दों का सुख जो था वह उसकी याद आने लगा था, अपने पति का सुख उसको याद आने लगा था और वह उदास रहने लगी थी। उसी घर में ससुर जो था रमानंद लंगोट का बड़ा कच्चा था। यह सभी लोग गांव के लोग कहते थे और जानते थे कि उसकी जो पत्नी थी वह उसको अपने पास आने नहीं देती है, भटकने नहीं देती है, बच्चों की कसम देके उसको दूर कर देती है। क्योंकि जब भी रमानंद अपनी पत्नी के पास जाता था तो उसकी पत्नी यही बोलती थी कि यह कोई उम्र है संबंध बनाने का। लेकिन रमानंद हट्टा कट्ठा एक जवान था, क्योंकि रमानंद अभी उसकी बुढ़ौती थी, लेकिन रमानंद के जो अंदर जो स्टेमिना होता है वो बिल्कुल बना हुआ था, उसकी उतनी बुढ़ापा नहीं आई थी। और जो उसकी पत्नी सुख चाहिए था उसकी पत्नी नहीं दे रही थी, इसीलिए इस चीज को वो अब दूसरे में तलाश कर रहा था, अपने बेटे की पत्नी। और अपने बेटे की पत्नी पर जब उसने नजर गड़ाई, एक बार अपने बेटे की पत्नी को जब भरी निगाहों से देखा तो उसके दिल में यह तमन्ना और भी जागने लगी, अब जो मेरी इच्छा है पूर्ति होगी वह भी घर में होगी, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर उसका ससुर उससे बातें करने लगता है, उससे बातें करता था और जब वह बच्चे को खिलाती होती या फिर दूध पिलाती तो बच्चे को अपनी गोद में लेता तो उसका ससुर अपने पोते को जब उससे लेता तो उसको टच करने लगता था, कभी उसका छाती छूता, कभी उसका स्तन छूता, कभी उसका हाथ छूता, यानी कि उसको टच करने का उसको बहाना चाहिए होता था। लेकिन गीता उसका विरोध नहीं कर रही थी। वजह यह थी कि गीता भी पति सुख से वंचित थी और गीता को भी कोई ऐसा मर्द चाहिए था जो उसकी इच्छा पूर्ति कर सके। इसीलिए ससुर की बातों को उसने कोई भी विरोध नहीं किया, बल्कि उसको अच्छा लगने लगा था। मौका उसको नहीं मिल रहा था, उनको मौका
अभी मौके की वो दोनों तलाश में थे, क्योंकि रामानंद की पत्नी कमला अपने मायके गई थी। एक दिन उन लोगों को मौका मिल गया था। दोपहर का समय था, घर में कोई नहीं था। गीता काम करते करते थक जाती है और वह आराम करने के लिए जो है अपने बरामदे में चली जाती है। उसका ससुर बाहर से आता है और कहता है, गीता जरा बहुत जोर से मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, एक कप गर्मा गर्म चाय बना दो। गीता उठी, चाय बनाकर भी ला दी और चाय देते हुए गीता मालिश कहती है कि अगर बदन में दर्द हो रहा है तो मैं आपका मालिश कर देती हूँ। और जो ही उसका हाथ उसके बदन पर जो लगते हैं, उसके बदन में कुछ गुदगुदी शुरू हो जाती है, तरंगे उठने लगती है। रामानंद बेकाबू हो जाता है और गीता का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। तब गीता बोलती है कि मैं आपके बेटे की बहू हूँ, ये क्या आप कर रहे हो? तब वो बोलता है कि तुम्हारी भी यही इच्छा है, मेरी भी यही इच्छा है। क्योंकि जो गीता थी वो बिल्कुल जो है अनुभव अनुभव वाली लड़की थी और दोनों एक दूसरे के बीच में जो दीवार होता है वो बिल्कुल टूट जाता है। दोनों ही अपने घर में रिश्तों को तार-तार कर देते हैं, भूल जाते हैं कि वह जिसके साथ संबंध बना रहे हैं वह उसके बेटे की पत्नी है, उसकी बहू है, उसकी बेटी समान है। सारी बातें भूल जाता है। वह उसके बाप के बराबर नहीं बल्कि ससुर बाप के समान ही होता है। लेकिन दोनों ने रिश्तों की मर्यादाओं को चकनाचूर कर दिया और फिर दोनों के बीच में संबंध बनने के लिए जो है बनने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही कमला रामानंद की पत्नी उनको देख लेती है। घर में यह क्या हो रहा है? बेटे की पत्नी के साथ उसका जो है ये चीज बर्दाश्त उसको नहीं होता है और कमरे से जो ही रामानंद अपनी जो है बहू के कमरे से अपना काम करके निकलते हैं, पत्नी जो है बहुत उनको खरी खोटी सुनाने लगती है और इज्जत की दुहाई देने लगती है कि भगवान से डरो, बेटे की पत्नी है, बेटे की वो पत्नी है, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं अपने बेटे से कह दूंगी। उन्होंने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी और अपना काम करते रहे, तैयार नहीं हो रहे थे। दोनों की हरकतों के बारे में जैसे ही मनोज इस बारे में सुनता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको अपने बेटे से सारी बातें बता दिया था और मोबाइल अपने कान में लगाए हुए सोचता है कि वह अपनी माँ को क्या जवाब दे। अब सीधा वह फैक्ट्री जाता है और फैक्ट्री से छुट्टी लेकर डायरेक्ट घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वह अपने बाप को तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन गीता को बहुत ही खरी खोटी सुनाता है, क्योंकि माँ उसको सारी बातें बता दी रहती है और बोलता है कि आज तुमने सारा हमारा उम्मीद को तोड़ दिया है और अपनी पत्नी को अपने माँ बाप और उसके माँ बाप का दुहाई देता है, इज्जत की दुहाई देता है और समझाता है और समझाने के बाद 2-4 दिन रहता है और उसके बाद वह जहाँ काम करता था वहीं पर गीता को लेकर चला जाता है। वहीं पर एक रूम लेता है और रूम में गीता को दिन भर के लिए छोड़ देता है और अपने काम के लिए चला जाता है। गीता एक बिगड़ी हुई औरत थी। गीता एक ऐसी औरत थी जो कि फिसलती है तो वह वापस उठने का नाम नहीं लेती है, सुधरने का नाम नहीं लेती है। गीता सुधरना नहीं चाहती थी, मनोज उसको लाख सुधारता था, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी और सुधरती नहीं थी। जब मनोज काम पर चला जाता था तो फिर गीता कमरे में ताला मार के घर के बाहर घूमने निकल जाती थी और फिर इसी तरह से वहां भी उसके कई दोस्त बन जाते हैं, जिनमें एक शेखर यादव नाम का एक दोस्त था जिसके साथ वह रंगरलिया मनाती थी। उसने अपने एक दोस्त को शेखर यादव और अपने एक दोस्त को शामिल कर लिया और दोनों फिर गीता के साथ रंगरलिया मनाने लगते हैं और जो है उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। मनोज के कमरे के पास ही एक दूसरा कमरा था जिसमें रामचंद्र नाम का एक आदमी रहता था और उसको गीता के हरकतों के बारे में पता चल चुका था कि गीता किस किस्म की महिला है और वह भी संजोग की बात है कि पत्नी सुख से वंचित था और वह भी प्रदेश में रहता था और नौकरी करता था और पत्नी से मिले हुए कई कई महीने से वह महीने गुजर जाता था और सोचता है कि जो मेरी इच्छा है वह गीता पूरा कर सकती है, इसीलिए वह गीता के कमरे में आने जाने लगा। हालांकि वह गीता का पड़ोसी था, पड़ोसी होने के नाते किसी न किसी बहाने रामचंद्र था वह भी गीता के कमरे में आने जाने लगा, उससे हंस हंस के बातें करने लगा। जब वह कमरे में आता तो गीता से हंस हंस कर घंटों बातें करने लगा, तो गीता को समझने में देर नहीं लगी कि रामचंद्र गीता से क्या चाहता है, क्योंकि पहले से ही गीता अनुभवी थी। और फिर एक दिन रामचंद्र अपनी इच्छाओं को इजहार उससे कह देता है, इजहार कर देता है। रामचंद्र उम्र में उससे 2 गुना बड़ा था, लेकिन गीता को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला जो उसके साथ संबंध बना रहा है वह किस उम्र का है। उसे तो बस पैसा चाहिए होता है और अपने शारीरिक सुख चाहिए होता है, जो कि लोग
गीता के बदले में पैसे खूब उसके ऊपर लुटाते थे। उसके ऊपर कोई भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे साथ जो हम बिस्तर हो रहा है, जो संबंध बना रहा है, वह क्या है, कहाँ का है, कैसा है। तो गीता ने उसके साथ भी संबंध बनाना शुरू कर दिया। एक दिन जो है मनोज जल्दी घर वापस आ जाता है। अंदर जो कमरा अंदर से बिल्कुल लॉक था। कमरे में जो है मनोज दरवाजा को खटखटाने लगता है। गीता को आवाज देता है तो गीता काफी देर बाद दरवाजा खोलती है और उसके कपड़े भी सीधी तरह से ढंग से व्यवस्थित नहीं थे। इसके बाद उसके बाल भी बिखरे हुए थे। मनोज उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। जब वह अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद देखता है कि वहां पर रामचंद्र बैठा हुआ है। तभी उसकी जो पत्नी होती है वह बोलती है कि आप ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गए। तब जो मनोज होता है अपनी पत्नी से बोलता है कि आज मेरे ऑफिस में आधा टाइम था उसमें मुझे छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि जो मेरा काम था उसमें जनरेटर खराब हो चुका था, इसीलिए मैं आज जल्दी घर आ गया था। इस रामचंद्र के बारे में जो मनोज है वो पूछता है कि ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, और उसको समझने में देर नहीं लगती है मनोज को कि वह क्या कर रहा है यहाँ पे। रामचंद्र से पूछने लगता है और अपनी पत्नी से कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि यह पानी पीने आया था। तब मनोज कहता है कि बंद कमरे में भला कौन सा ऐसा आदमी है जो पानी पीता होगा। मुझे बेवकूफ बनाती हो, मैं इतना बेवकूफ तुम्हें दिखता हूँ? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ गीता। तब वहां से मनोज अपनी पत्नी को वापस घर लेकर आता है, अपने ऑफिस में रिजाइन देता है, अपनी नौकरी छोड़ देता है। जब घर लेकर आता है तो उसका जो पिता होता है वह मनोज को खर्चा देना बंद कर देता है और घर में पैसों की तंगी होने लगती है। अब जो मनोज होता है वह करे तो क्या करे, इधर गीता को बचाए या फिर अपनी जो पेट है उसको पाले। मनोज फिर परेशान हो जाता है और वह फिर से दोबारा से अपनी पत्नी को छोड़कर दिल्ली चला जाता है। वह अपनी पत्नी की तरफ से बिल्कुल संतोष कर लेता है कि तुम्हें जो इच्छा हो करो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। इधर तो सोने पे सुहागा यह हो जाता है कि उसकी जो पत्नी होती है ससुर के साथ साथ अब जो ससुर के भाई थे चचिया ससुर, उनसे भी संबंध बनाने लगती है। उसके बाद जो प्रदेश में उसका साथी था रामचंद्र, उससे फोन पे उसके बातें होती रहती थी और जो रामचंद्र था उसका गांव भी जो है यहीं पे था, क्योंकि वह भी उसी गांव का था। तो फिर यह गीता उसके साथ भी संबंध बनाने लगती है, क्योंकि जब वह शहर से गांव आता है तो गीता से मिलने ये जाया करता है। जब उसका ससुर देखा कि गीता इधर उधर मुंह मार रही है और उसकी बेइज्जती हो रही है, तब उसका ससुर उसे धमकाने लगता है। तब गीता साफ साफ शब्दों में अपने ससुर को बता देती है कि तुम्हारे बेटे की कोई मैं जागीर नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी कोई जागीर हूँ। मैं तुम्हारे बेटे के कहने से नहीं मानी तो तुम्हारे कहने से क्या मानूंगी। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ और मैं जो चाहे करूंगी। जब उसने ज्यादा फिर से उसने अपने यारों से मिलकर रामचंद्र को जो है मारने का प्लान बना लिया, क्योंकि जो ससुर था उसके बीच में रोड़ा चंद बन रहा था। जब तक वह कहती है अपने यार से कि जब तक यह बुढ़ा नहीं मरेगा यह मेरे बीच में इसी तरह अटकलें डालता रहेगा। फिर उसके दोस्त भी तैयार हो गया और एक दिन जो गीता होती है अपने दोस्त के घर जो है अपने ससुर को लेकर जाती है। वहां पे शराब की पार्टी होती है। शराब की पार्टी में गीता रामचंद्र जो उसके ससुर थे रामानंद के शराब में नींद की गोली मिला देती है और जब नींद की गोली मिला दी गई तो फिर रामानंद शराब पीते ही और फिर गीता उसको उस जो है बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद वो उसको गला घोट के ये लोग मार डालते हैं। उसके बाद गीता मोटरसाइकिल पे उसको पीछे बैठाती है और उसका जो दोस्त है पीछे से उसको पकड़ के और लेकर जाते हैं, बोरे में भर देते हैं और ऊपर से गहरी खाई के नीचे उसको जहाँ पे तालाब था वहां पे फेंक देते हैं। वह अपने घर फिर से आ जाती है। घर आने के बाद में 2-4 दिन वही फिर से अपना मौज मस्ती के लिए निकल जाती है। 2-4 दिन के बाद आखिर रामानंद कहाँ है, उनके परिवार वाले उनको ढूंढने लगते हैं। रिश्तेदारों में पता होने लगता है कि रामानंद कहाँ है। रामानंद के बेटों को गीता से पूछा जाता है तो गीता बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो बोल बोल के गए थे कि रिश्तेदारी में जा रहे हैं। गीता का जो जवाब था उनके बेटों को जो है परेशान कर देता है और उनको शक होने लगता है कि वो हो ना हो ये गीता ही कुछ की है। वो लोग पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब पुलिस जांच होती है और गीता से पूछताछ होती है और उसकी
अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है, क्योंकि उसके बेटे शक जाहिर कर देते हैं कि हमारे बापू का और गीता भाभी का नाजायज रिलेशन संबंध हो था। किसी न किसी वजह से भाभी ही बापू को ठिकाने लगा दी है। फिर पुलिस ने अपने तरीके से गीता पे जो है डंडा बरसा के और पूछताछ करने लगती है। गीता यहाँ पे पुलिस के सामने टूट जाती है और रमानंद की मौत को स्वीकार कर लेती है और सारी बातें वहाँ पे बता देती है और बोलती है कि उनको मैंने ही मौत के घाट उतारा है। उसके बाद में जब वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है तो फिर मौकाए बर्दात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस जहां पर उन्होंने रमानंद के लाश को ठिकाने लगाया था, वहां पर लाश को बरामद करती है। उसके बाद में उन्हें भी सुरक्षित तरीके से जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। रामानंद की भी मौत हो गई और गीता के बेटे का क्या होगा, जो अभी 2 साल की उम्र में के हालत में है। उस बच्चे का क्या होगा, कौन उसे पालेगा। और उस गीता और उसका प्रेमी जेल के सलाखों के पीछे चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिलती है, गीता के बारे में क्या कहना चाहते हो, कमेंट जरूर करिए।